गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों। कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? लास्ट क्लास जो कल की थी उसमें हमने केवल विषय वस्तु के बारे में बात की थी, भूगोल के डेफिनेशन के बारे में बात की थी। आज से सीधे सिलेबस के बिंदुओं पर पहुंचने जा रहे हैं। तो सिलेबस का जो पहला अंग है या पहला टॉपिक है उसे सभी के सभी लोग लिखेंगे। पहले टॉपिक को लिखेंगे, सभी पहले टॉपिक को लिखेंगे, फिर कल की बातों की समरी के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? पहला टॉपिक हमारा होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लिखें सभी लोग, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चलो पहले बातों को सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि भूगोल अपने प्रकृति एवं परिभाषा के दृष्टिकोण से एक बात बहुत क्लियर बताता है कि मेरा उद्देश्य विशुद्ध रूप से, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ही पृथ्वी के सतह पर पाई जाने वाली भौगोलिक विविधताओं का अध्ययन करना है। और पृथ्वी की सतह मतलब अर्थ सरफेस की बात करना है। वहां पर पाई जाने वाली भौगोलिक विविधताएं कौन सी हैं? महाद्वीप हैं, सागर हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। इन सब का अध्ययन करना मुख्य रूप से उद्देश्य भूगोल विषय का है। लेकिन क्या इन खंडों का अध्ययन इस रूप में किया जाए कि प्रकृति में ये किस रूप में पाए जाते हैं, या इस रूप में किया जाए कि इन तमाम खंडों का मानव के जीवन में किस प्रकार से महत्व है? तो जैसे जैसे भूगोल विषय अपने आगे विकास क्रम में बढ़ता चला गया, तो वर्तमान के जो ज्योग्राफर हैं, भूगोल वेत्ता हैं, उन्होंने यह कहा कि इस विषय को मानवोपयोगी बनाना है। मानव के हित में यह विषय कैसे अपनी भूमिका निभाता है, इस रूप में कुछ सिद्ध करने का प्रयास करना है। तो परिभाषित करते हुए कहा कि मानव और प्रकृति के मध्य के जहां अंतर संबंधों की बात आती है, एक दूसरे पर प्रभाविता की बात आती है, उस विषय वस्तु को ही हमें इसमें सम्मिलित करना है। तो क्लैरिटी के साथ हमने कल की कक्षा में समरी के रूप में अगर आप देखें तो कल की कक्षा में समझाया था कि भूगोल अपने विषय वस्तु के दृष्टिकोण से दो भागों में बंटकर देखा जाता है। एक तो भौतिक भूगोल का पक्ष आता है, तो दूसरा मानव भूगोल का पक्ष आता है। अगर हमें स्टार्ट करना है भौतिक भूगोल, जिसे आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कहते हैं, भौतिक भूगोल का टॉपिक अगर हमें आरंभ करना है, तो आपको यह समझना चाहिए, चूंकि इसमें हमें भौतिक तत्वों का अध्ययन करना है, तो भौतिक तत्वों का अर्थ है पृथ्वी में व्याप्त स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जैसे तत्वों का अध्ययन करना होगा। तो बहुत ही स्पष्ट है कि ये सब कहां पर व्याप्त हैं? ये सब के सब पृथ्वी पर व्याप्त हैं, पृथ्वी की सतह पर व्याप्त हैं, पृथ्वी के सरफेस से संलग्न है। संलग्नता का मतलब है जुड़े हुए होना। तो जब हमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की संलग्नता का अध्ययन करना है, और ना केवल उन क्षेत्रों का जहां ये व्याप्त है, बल्कि जहां पर इनके आनुपातिक संयोग से, जहां पर इनकी अनुकूल अवस्थितियों से मानव जीवन व्याप्त हुआ, जैविक जीवों का विकास हुआ, उस क्षेत्र का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य होगा। तो प्रश्न उठता है कि ये स्थल मंडल कहां से आए? फिर से ध्यान से समझो मित्रों, कल की बात से जोड़ते हैं। ये जोड़ने का, बैक क्लास से लिंक करने का ये परंपरा, ये परिपाटी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में होती ही है, इसी प्रकार से भूगोल में बनी रहेगी। तो यहां समझने की कोशिश करना कि सबसे पहला ही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ये स्थल मंडल कहां से आए, यह जल मंडल कहां से आए, लिथोस्फीयर कहां से आया, हाइड्रोस्फीयर कहां से आया, या एटमॉस्फेयर कहां से आया? एटमॉस्फेयर कहां से आया? इन तीनों संदर्भों में जब यह बात उभर कर आई कि ये कहां से आए, तो ये पृथ्वी पर आए। तो फिर प्रश्न उठता है कि पृथ्वी का अस्तित्व कहां से आया, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, पृथ्वी के जीवन का आरंभ कैसे हुआ? तो जब पृथ्वी के जीवन का आरंभ हुआ, देखो इस टॉपिक में प्रवेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक में प्रवेश करना है तो इसका बैकग्राउंड समझना होगा, और उसी बैकग्राउंड पर मैं काम करना चाह रहा हूं। केवल 5 मिनट बैकग्राउंड पर, और आगे का सारा टाइम आपके लिए, आपके टॉपिक का होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आप लोगों के
दो तीन कमेंट्स थे ऐसे कुछ कि सर थोड़ा सा क्लास को स्पीड अप कर दीजिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि क्लास को स्पीड अप करना होगा। शुरू शुरू में क्लासेस का जब पेस हम स्लो रखेंगे तो कई बच्चे होंगे जिनके लिए उबाऊपन क्लास लगने लगेगी। मुझे स्पीड अप करके क्लास पढ़ाने में भी बहुत तजुर्बा है मेरे प्यारे मित्रों, मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है। बट अभी क्लास की शुरुआत होती है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम बिगनर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको एडवांस लेवल का पढ़ाना है। दोनों का ख्याल रखना। तो थोड़ी सी बातें बिगनर्स के लिए, तो फिर उसके बाद की बातें सारे के सारे एडवांस स्टडीज वाले बच्चों के लिए ही होगी। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इस तरह के कमेंट्स करने का कोई विशेष आपका औचित्य नहीं बनना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात थी कि सर हिंदी की कठिन शब्दावलियों का प्रयोग ना करें। नहीं करेंगे, बट उपयुक्त शब्दावलियों का प्रयोग तो करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी की उपयुक्त शब्दावलियों के संदर्भ में मैं जब भी कोई ऐसा वर्ड बोलूंगा, जब भी कोई शब्द मेरे द्वारा बोला जाएगा, तो इंग्लिश में भी वो शब्द बोला जाएगा जिससे आपके लिए समझने में सरलता प्राप्त हो। तो आप पेशेंस रखेंगे। जब हिंदी का शब्द बोला, इंग्लिश का बोला, तो आप रिलेट करिएगा कि सर ने इस शब्द को हिंदी से भी कहा, इसे इंग्लिश में यह कहते हैं, तो इसका मतलब यह निकलता है। आपको करना होगा क्योंकि यह क्लास विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम की है। अब आप यही बोलेंगे सर आप विशुद्ध बोलते हैं, विशुद्धता की ही तो बात करनी होगी, क्योंकि आप जब यहां विशुद्धता के साथ अपना आंसर परफॉर्म करेंगे तभी तो मार्क्स आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। ओके, तीसरा एक प्रश्न था कि सर आप अपने जुबान से मित्रों मत बोला करिए। मित्रों शब्द नरेंद्र मोदी बोलते हैं और नरेंद्र मोदी को मैं पसंद नहीं करता हूं। अरे ये मित्र शब्द में नरेंद्र मोदी का पेटेंट नहीं है। मित्रता की जहां बात आती है तो वसुदेव श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानियां लोग कहते हैं, तो ये मित्रता की बात आप वहां क्यों जोड़ दिए? नरेंद्र मोदी की बातों से क्यों जोड़ दिए? अरे किसी व्यक्ति, किसी संस्था आदि ने किसी शब्द का प्रयोग किया होगा तो उससे मेरा क्या संबंध होता है? मेरा तो संबंध आपसे है। मैं तो विशुद्ध रूप से राजेश मिश्र अपने विद्यार्थियों से इतना प्रेम मित्रवत करता हूं, दोस्ती के भाव से करता हूं कि वो सारी की सारी अपनी समस्याएं मेरे तक रख पाएं, मुझसे पूछ पाएं और मैं उनकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान कर पाऊं। इसके अनवरत और निरंतर प्रयास करता रहता हूं। इसीलिए प्रत्येक दिन जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे सामने कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन मैं उसे पढ़ूंगा तो क्लास हाईजैक्ड हो जाएगी, ऐसा काम नहीं करूंगा। बट आपके कमेंट्स जो जरूरत के हैं वो सारे फिल्टर होकर क्लास के बाद मेरे पास आ जाते हैं और दूसरे दिन मैं आपके उन कमेंट्स को ले ही लूंगा। थोड़ा सा स्पीड को लेकर पेशेंस रखेंगे एकाध कक्षा के लिए, फिर आप देखिए हमारी गाड़ी किस तरीके से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी चलेगी, तो कभी कभी पैसेंजर की गति से भी चलेगी। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करानी होगी, विषय को समझाना होगा, तो मैं गति को थोड़ा कम करूंगा, बट विषय को लिखाना होगा तो गति को बढ़ाऊंगा। कभी गति बढ़ाते घटाते एकदम संतुलित अप्रोच को रखते हुए अपने विषय की समाप्ति करनी है। तो चलिए आइए फिर से समझिए। हमारे मन में विचार आया कि पृथ्वी की सतह में जब यह सब भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं, मान लो कोई पर्वत है, माउंटेन पाया जाता है, तो इस पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमें यह भी तो जानना पड़ेगा कि ये सब पृथ्वी पर आधारित हैं, पृथ्वी पर उपस्थित हैं, तो पृथ्वी की ही उत्पत्ति कैसे हुई? तो जैसे ही मन में कल्पना आई कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसे जानने के प्रयास के क्रम में, पृथ्वी की उत्पत्ति जानने के प्रयास के क्रम में हमें सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को समझना पड़ा, हमें सौर तंत्र की उत्पत्ति को समझना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब आगे रिसर्च में पाया कि पृथ्वी हमारे सौर तंत्र का एक अंग है, हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, हमारे प्लैनेट सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे सोलर सिस्टम में अगर 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, तो उन 8 प्लैनेट्स में से एक है पृथ्वी। तो हमें प्लैनेट सिस्टम को समझना पड़ा, सोलर सिस्टम को समझना पड़ा। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो कैसे हम पृथ्वी से पीछे की ओर जा रहे हैं। तो फिर मन में विचार आया कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के संदर्भ में मित्रों, अगर आप देखेंगे अन्वेषण काल के उपरांत, मींस जिसको एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, एज ऑफ रेनेशा कहते हैं, पुनर्जागरण काल के उपरांत ध्यान रखेंगे कई प्रकार के विविध प्रकार के सिद्धांत हमारे पृथ्वी एवं सौर मंडल के उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए। कुछ सिद्धांत थे जो विकासवादी थे। विकासवादी सिद्धांत
के समर्थकों का कहना था कि आरंभ में एक ही आकाशीय पिंड था, एक ही आकाशीय दशा थी जिससे संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी। तो कुछ थे जो विकासवाद का समर्थन नहीं करते थे, तो उनका यह कहना था कि हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों के संयोग से हुई है, या कि टकराने से हुई या अन्य प्रक्रिया से हुई, लेकिन दो से अधिक आकाशीय पिंडों के संयोग से हुई है। ये कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस सबको भी पढ़ेंगे। आपकी क्लासेस एकदम वेल फ्रेम्ड वे पर चलेंगी। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के संदर्भ में जब विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बने, गढ़े गए, रचे गए और उनकी बुनियाद में आलोचनाएं भी निहित थी, अर्थात उन प्रत्येक सिद्धांत में अगर साइंटिफिक कुछ कमियां नजर आई तो उन कमियों, ध्यान से समझेंगे, उन कमियों की आलोचना की गई। और ध्यान रखेंगे, जब भी किसी बात की आलोचना की जाती है तो आलोचना के पक्ष में समालोचनात्मक पक्ष भी छुपा होता है और उस आलोचना का समाधान भी होता है। अगर किसी भी बात पर प्रश्न उठाया गया, जैसे मुझसे पूछा गया कि राजेश मिश्र आपकी एज कितनी है, मैंने कहा कि मेरी एज आज 38 ईयर ओल्ड हो चुकी है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, आलोचना की, नहीं आपकी एज 38 ईयर नहीं है। इसका मतलब कि वो दूसरी बात कुछ तो कहना चाहता है। तो दूसरी बात जब वो कहेगा तो एक नया सिद्धांत जन्म लेगा, कुछ तो नई बात कहेगा। हमारी आलोचना कर दिया तो कुछ तो एक नई बात कहेगा। नई बात कहने के क्रम में एक नया सिद्धांत अस्तित्व में आया, एक नई संकल्पना अस्तित्व में आई, और इन संकल्पनाओं के अस्तित्व में आते हुए ध्यान रखना 1960 के दशक में, 1960 की बात कर रहा हूं, 1960 के दशक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दुनिया के समक्ष अस्तित्व में आया, जिसे आप लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और महाविस्फोट सिद्धांत के माध्यम से ना केवल पृथ्वी की उत्पत्ति, ना केवल हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति और ना केवल स्पेस की उत्पत्ति, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की व्याख्या एक ही सिद्धांत के माध्यम से कर दी गई। हमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर पहुंचने के लिए, ध्यान से, हमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर पहुंचने के लिए इतने पीछे के तमाम सिद्धांतों की अभी आज की इस कक्षा में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की एक कक्षा में निश्चित रूप से उन तमाम सिद्धांतों पर भी मैं संक्षिप्त चर्चा आपके सम्मुख रखूंगा, एक एक चर्चाएं आपके सम्मुख रखूंगा, जिससे आपको विषय की इतनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो कि आप कठिनता से दूर हो जाएं। अब देखो, फिर से ध्यान से सुनना। पहली बात कि मेरे तमाम विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखेंगे कि भूगोल अपने आप में विज्ञान नहीं है। इसे विज्ञान की तरह सैद्धांतिक कठिनता में डालने की जरूरत नहीं है, विज्ञान की तरह सैद्धांतिक दुरूहता में। अब शब्द मैंने दुरूहता डाल दिया, आपके लिए दिक्कत का शब्द हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको बोलते हैं क्लिष्ट बनाना, क्लिष्ट को ही हिंदी में दुरूह बनाना होता है। तो विज्ञान की तरह दुरूह बनाने की जरूरत नहीं है, क्लिष्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको बहुत सरलता से प्रस्तुत किया जाता है। भूगोल विषय में विज्ञान की उन तमाम मान्यताओं को जो आज तक विज्ञान ने स्वीकार कर दिया है, उसे बड़ी सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए यह विषय विज्ञान के बच्चों के लिए भी बहुत सरल होता है। तो जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं और अदर बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा विषय होता है, बहुत अच्छा विषय होता है ना, और सबके लिए बराबर होगा। तो फिर से अब अंतिम बात पर आते हैं, फिर टॉपिक पर मूल रूप से बात करनी है। यहां हमें आज की इस कक्षा में बात तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की करनी है, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह सिलेबस का पार्ट था? तो मेरा जवाब है नहीं। सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेबस में भू आकृति विज्ञान से लेकर जैव भूगोल तक के पाठ्यक्रम को ही पाठ्यक्रम में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि भूगोल विषय कहता है कि मेरा उद्देश्य ब्रह्मांड का पढ़ना, अध्ययन करना नहीं है। इस बात को समझ लो, क्योंकि कई विद्यार्थी बाद में प्रश्न खड़ा करते हैं, और मेरी प्रत्येक कक्षा में 2011 से लेकर आज तक ऑप्शनल पढ़ाया और जीएस पढ़ाया, और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद
प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की ये प्रश्न जरूर रहते हैं कि सर ब्रह्मांड विज्ञान को आपने थोड़ा कम पढ़ाया है, अंतरिक्ष विज्ञान को थोड़ा सा आपने कम पढ़ाया है। पर क्यों कम पढ़ाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी डिमांड ही भूगोल विषय में इतनी ही होती है। पर दूसरा, जैसे एग्जाम देते हैं उन बच्चों के यह भी जवाब आते हैं कि सर जितना पढ़ाया था उतने में से ही ईच एंड एवरी क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट्स पीसीएस के आ गए थे। तो फिर से यकीन दिलाऊंगा कि आज राजेश मिश्र सर आपको पढ़ा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। राजेश मिश्र सर की ये कक्षाएं भी आपके साथ रहेंगी। जितना क्लास में पढ़ा देंगे ऑलमोस्ट उतने से ही सारे के सारे जब प्रश्न आ जाने हैं तो आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस क्लास को, अपनी आप जिज्ञासाओं की समाप्ति के लिए इस क्लास को इस रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि इस रूप में देखें कि आपको एग्जाम सटीकता के साथ किस तरीके से क्वालिफाई करना है और उसके लिए हमें कितने विषय वस्तु की जरूरत होगी। अन्य संस्थानों में और अन्य शिक्षकों के माध्यम से आप यह कहते हुए भी सुनते होंगे कि यहां पर यह बहुत जरूरी है कि कितना नहीं पढ़ना है यह भी जाना जाए। तो जो नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ना है। पहली बात, कल की कक्षा में मैंने समझाया है, ये एनसीईआरटीज पढ़नी है, ये बेसिक बुक्स पढ़नी है, क्लास को फोकस करना है, क्लास से जो पीडीएफ मटेरियल मिलेगा उसको फोकस करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। एक भी गाइड आप नहीं पढ़ेंगे अपने पूरे के पूरे कंपटीशन के दौरान में। अगर गाइड के माध्यम से अध्ययन करना शुरू किया ना मित्रों, तो पढ़ने का अप्रोच खराब हो जाएगा और निश्चित रूप से आप असफलता के करीब हो जाओगे और इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। पर मैं यहां तक आपको जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। तो समझिए मेरी बात की नहीं, ये हमारे अध्ययन का मूल खंड नहीं है। फिर भी पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में इसे समझना है तो इसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली बात उठकर आती है, यह पहली बात यहां पर आ रही है कि आखिर ये ब्रह्मांड क्या है। समझना, ब्रह्मांड क्या है, सॉरी इसको ऐसे लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्रह्मांड क्या है। तो दूसरी बात आती है यहीं पर कि अंतरिक्ष क्या है, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है। एक एक बात समझो, अंतरिक्ष क्या है, क्यों ऐसा प्रश्न अब उठ खड़ा हुआ है। पहले कुछ समय तक ब्रह्मांड विज्ञान को अंतरिक्ष विज्ञान से पृथक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों के दोनों विषय एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन आज मैं आपको दोनों की जब परिभाषा बताऊंगा तो फिर उसके बाद यह भी समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में स्पेस साइंस के अंतर्गत ही यूनिवर्स को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप जानो कि यह ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है? आपकी पृथ्वी है, यहां पर ध्यान से समझना। सपोज ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी का चारों ओर का वायुमंडल है, पृथ्वी का चारों ओर का वायुमंडल है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने सोलर सिस्टम का अंग है। सोलर सिस्टम के अलावा हमारे पृथ्वी का जो सोलर सिस्टम है, सौर तंत्र है या सौर मंडल है, एक गैलेक्सी मंदाकिनी या आकाश गंगा का अंग है। हमारे अंतरिक्ष में एक आकाश गंगा नहीं है, बल्कि अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और उन प्रत्येक अरबों खरबों आकाश गंगाओं में अरबों खरबों की संख्या में सोलर सिस्टम पाया जाता है। प्रत्येक आकाश गंगा के मध्य में जो खाली क्षेत्र है वह भी पूर्ण निर्वात नहीं है। वहां पर भी कुछ मात्रा में ऊर्जा है, कुछ मात्रा में डार्क मैटर्स हैं। अर्थात हमारे पृथ्वी सहित अंतरिक्ष का वह समस्त भाग जहां विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड उपस्थित हैं, जहां विभिन्न प्रकार के डार्क मैटर्स उपस्थित हैं, जहां समय उपस्थित है, जहां स्पेस उपस्थित है, उस सब के समूह को मिला दिया जाए तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं। रात्रि काल में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो असंख्य मात्रा में टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे हैं। ये टिमटिमाते हुए तारों का समूह जितना हमें इन दृश्य आंखों से दिखाई देता है, इनसे परे के वह क्षेत्र जो हमें इन दृश्य आंखों से भी दिखाई नहीं देते, वह सब ब्रह्मांड का अंग है। अर्थात ब्रह्मांड क्या हुआ, फिर से संक्षेप में समझो कि पृथ्वी सहित
अंतरिक्ष का वह समस्त भाग, बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा कि पृथ्वी सहित अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मीन्स स्पेस का वह समस्त भाग जहां आकाशीय पिंड उपस्थित हैं, द्रव्य मीन्स मैटर उपस्थित है, ऊर्जा मीन्स एनर्जी उपस्थित है। मैटर में विजिबल एंड नॉन विजिबल मैटर्स भी हो सकते हैं, जिसमें से डार्क मैटर्स भी होते हैं। तो जहां पर स्पेस, खाली स्थान उपस्थित है, ऊर्जा उपस्थित है, आकाशीय पिंड उपस्थित है और इनकी उपस्थिति के साथ साथ समय भी अस्तित्वमान है, उस समस्त क्षेत्र विशेष को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है मित्रों। तो ब्रह्मांड के बारे में आपने क्या देखा कि पृथ्वी भी ब्रह्मांड का अंग है, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी ब्रह्मांड का अंग है, हमारा सोलर सिस्टम ही ब्रह्मांड का अंग है, हमारी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड का अंग है, अन्य गैलेक्सीज भी ब्रह्मांड का अंग है, हम सब ब्रह्मांड का अंग हैं। राजेश मिश्र भी ब्रह्मांड का अंग है, आप भी ब्रह्मांड का अंग हैं। अर्थात मैंने कहा वह सब कुछ जो उपस्थित है, उस उपस्थित है, चाहे तो दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, वह सब ब्रह्मांड का अंग है। तो आगे प्रश्न यह उठता है कि हमारा ब्रह्मांड विस्तृत कितनी दूर तक है, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितना पाया जाता है? तो सरल सा जवाब है, इसकी दूरी अनंत है। इसकी दूरी कितनी होती है मित्रों? अनंत है। कहा गया है कि बेसिकली 93 बिलियन लाइट ईयर, 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक जो ब्रह्मांड विस्तृत है, उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, उसे हम दृश्य ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। लाइट ईयर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात की है, और इसी प्रति सेकंड की दूरी को अगर एक वर्ष में आप काउंट कर दें तो वह 1 लाइट ईयर कहलाता है। इस संदर्भ में मैंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो दृश्य ब्रह्मांड है, उसकी दूरी का अगर मापन किया गया तो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक मापा गया है। ये तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो गया, लेकिन विज्ञान की बात अगर हम करें तो विज्ञान आज भी यह कहता है कि इसके अलावा भी और अधिक दूरी तक ब्रह्मांड का विस्तार हो सकता है, जो कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात अदृश्य ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो इतनी दूरी तक विस्तृत ब्रह्मांड, इतनी विस्तृत दूरी तक फैला हुआ ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, कैसे उत्पत्ति में आया, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के अंतर्गत। लेकिन उससे पूर्व हमें समझने की जरूरत है कि आखिर इसके साथ साथ ये अंतरिक्ष शब्द कैसे जुड़ा होता है, आखिर ये स्पेस क्या है। तो स्पेस को परिभाषित करने के लिए सबसे सरलतम परिभाषा होती है कि 2 आकाशीय पिंडों के मध्य का खाली क्षेत्र ही अंतरिक्ष कहलाता है। सबसे सरल परिभाषा है कि 2 आकाशीय पिंडों के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र ही या खाली क्षेत्र ही अंतरिक्ष कहलाता है। तो किस प्रकार से अंतरिक्ष को आरंभ में परिभाषित किया गया था, इसे आप देखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, और पृथ्वी के बाहर का वायुमंडल है दिस वन, हमारी पृथ्वी अपने चारों ओर से वायुमंडल से घिरी है। तो आरंभिक दौर में अंतरिक्ष को 2 भागों में बांटा गया था। पहला बाह्य अंतरिक्ष का भाग आता था, अर्थात व्हाट इज आउटर स्पेस, यहां पर मैं लिखता हूं आउटर स्पेस। हर एक बात समझनी है, जो भी बात लिखने की होगी तो एक एक शब्द मैं आपको लिखाऊंगा, पर यहां पर आप हर बात केवल समझेंगे। व्हाट इज आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष क्या है? तो परिभाषित किया गया, विज्ञान ने आरंभिक परिभाषा इसकी दी कि पृथ्वी तथा पृथ्वी से वायुमंडल के बाहर का वह समस्त क्षेत्र जो ब्रह्मांड में विस्तृत है,
पृथ्वी तथा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का वह समस्त क्षेत्र जो ब्रह्मांड में विस्तृत है या जिसमें ब्रह्मांड अवलंबित है। अवलंबित होने का मतलब क्या? जिसमें ब्रह्मांड उपस्थित है, उस संपूर्ण क्षेत्र विशेष को ही हम बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि पृथ्वी एवं पृथ्वी के वायुमंडल को क्या कहा जाए? क्या इसे अंतरिक्ष से बाहर माना जाए? नहीं मित्रों, यह भी अंतरिक्ष का अंग है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी अंतरिक्ष का अंग है, बट इसे हम इनर स्पेस के नाम से जानते थे, इसे हम टेरेस्ट्रियल स्पेस के नाम से जानते थे, इसे हम पार्थिव अंतरिक्ष के नाम से जानते थे। अर्थात ये पृथ्वी का अंतरिक्ष है। एक तरफ तो आपने बाह्य अंतरिक्ष को देखा, तो दूसरी तरफ हम आंतरिक अंतरिक्ष की बात करते हैं, जिसे हम इनर स्पेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनर स्पेस भी कह सकते हैं या टेरेस्ट्रियल स्पेस भी कहते हैं। अर्थात जब आप स्पेस को लिखना चाहोगे या स्पेस को बताना चाहोगे तो आप क्या क्या सम्मिलित कर दोगे? इसमें आउटर स्पेस भी सम्मिलित करना होगा, तो इसमें इनर या टेरेस्ट्रियल स्पेस भी सम्मिलित करना होगा। सबकी हिंदी है। बाह्य अंतरिक्ष भी सम्मिलित करना होगा और आंतरिक अंतरिक्ष को भी सम्मिलित करना होगा। अर्थात अब अंतरिक्ष को अगर एक लाइन में परिभाषित करना है तो पृथ्वी का वायुमंडल और उससे बाहर का वह समस्त भाग जहां तमाम खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। तो मित्रों, ब्रह्मांड में भी तो कुछ मैंने ऐसी ही बात कही थी। ब्रह्मांड में भी तो कुछ ऐसी ही बात कही थी कि हमारे पृथ्वी सहित वह अनंत दूरी तक विस्तृत क्षेत्र जहां पर आकाशीय पिंड उपस्थित हैं, विभिन्न पदार्थ और ऊर्जा कण उपस्थित हैं, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की परिभाषा आज एक दूसरे के पैरेलल खड़ी है, दोनों को एक जैसे उपयोग किया जाता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, आज का विज्ञान ब्रह्मांड विज्ञान शब्द के अंतर्गत ब्रह्मांड की बात नहीं करता, बल्कि उसके लिए अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली का प्रयोग करता है। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रह्मांड विज्ञान तो है ही, कॉस्मोलॉजी तो है, बट कॉस्मोलॉजी के साथ साथ वह स्पेस साइंस भी है। स्पेस साइंस की हम बात कर रहे हैं। स्पेस साइंस के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। तो चलो, आज की कक्षा की शुरुआत में सबसे पहले हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की परिभाषा लिखते हैं। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड क्या है, दोनों में संबंध लिखते हैं, और आफ्टर दैट ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, बिग बैंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो लिखो सभी के सभी, सबके पास लेखनी होनी चाहिए प्रतिदिन और कॉपी खुली हुई होनी चाहिए। आप प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर बनाकर चलो कि आपकी ये कक्षा हो रही है। आपको कल मैंने ये तमाम बातें समझा दी थी। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। सबसे पहले मैं ब्रह्मांड को परिभाषित कर रहा हूं, तो लिखो सभी के सभी। पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत, अब यहां शुद्ध हिंदी लिखनी होगी, अनंत दूरी तक विस्तृत अंतरिक्ष का वह समस्त भाग, अंतरिक्ष का वह समस्त भाग जिसमें विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, कॉमा तारे, कॉमा ग्रह, कॉमा उपग्रह, ब्रैकेट बंद कर दें। तो विभिन्न खगोलीय पिंड, कॉमा लगा देंगे, ऊर्जा, कॉमा दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ मतलब मैटर,
दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ के साथ साथ स्वयं अंतरिक्ष एवं समय भी, स्वयं अंतरिक्ष एवं समय भी उपस्थित है, अंतरिक्ष एवं समय भी उपस्थित है, उसे 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 ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है, कहा जाता है। हमने क्या बताया? पृथ्वी है, उसका वायुमंडल है, और उससे बाहर अनंत दूरी तक के विस्तृत तमाम क्षेत्र को, जहां पर आकाशीय पिंड उपस्थित हैं, ऊर्जा उपस्थित है, पदार्थ उपस्थित हैं, उसके अलावा स्वयं में अंतरिक्ष उपस्थित है। क्लियर ना? अभी अंतरिक्ष को आगे परिभाषित करेंगे। स्पेस उपस्थित है, और उसके साथ साथ समय की भी कल्पना की गई है। तो इस संदर्भ में वो क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते हुए लिखें, ब्रह्मांड के दो भाग हैं, ब्रह्मांड के दो भाग हैं। नंबर 1 हिंदी में लिखना होगा, ऑब्जर्वेबल इनवर्स लिखने से काम नहीं चलेगा, हिंदी में लिखना होगा। नंबर 1 दृश्य ब्रह्मांड, दृश्य ब्रह्मांड जिसकी दूरी लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष, लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष मानी गई है। लगभग शब्द जरूर लगाएंगे, लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष मानी गई है। तो नंबर टू अदृश्य ब्रह्मांड, अदृश्य ब्रह्मांड, अदृश्य ब्रह्मांड को डैश देकर कैसे लिखेंगे? दृश्य ब्रह्मांड से परे उपस्थित, दृश्य ब्रह्मांड से परे, उसके पार जो भी है, परे का मतलब है उसके बाद, उपस्थित भाग को अदृश्य ब्रह्मांड, भाग को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है, कहा जाता। आपने ब्रह्मांड को अभी परिभाषित किया, अब किसको परिभाषित करेंगे? अंतरिक्ष को परिभाषित करेंगे। तो डैश देकर लिखो, अंतरिक्ष स्पेस लिखो हेडिंग, आफ्टर दैट डैश देकर लिखना, स्पेस लिखेंगे, आफ्टर दैट डैश देकर लिखे सामान्य अर्थों में। सबसे पहले एकदम बहुत ही सामान्य परिभाषा, सामान्य अर्थों में दो आकाशीय पिंडों के मध्य, दो आकाशीय की जगह खगोलीय शब्द भी लिख सकते हैं, ओके, चलेगा ना? चलना है, चलाना है। दो आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित खाली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। खाली क्षेत्र को अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। लिख दिया कि नहीं? जहां निर्वात की स्थिति पाई जाती है, पाई जाती है, निर्वात की स्थिति मित्रों पाई जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया है। अब साइंटिफिक थ्योरीज में नहीं ले जाता, अदरवाइज मैं वहां भी अच्छे से समझाता। यह सिद्ध किया गया है कि अंतरिक्ष
जीरो नहीं होता। अंतरिक्ष अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात नहीं होता। पूर्ण निर्वात नहीं होता। निर्वात का मतलब खाली। पूर्ण निर्वात नहीं होता, बल्कि वहां भी कुछ मात्रा में निर्वात। निर्वात का मतलब क्या हो गया? वैक्यूम। वैक्यूम नहीं होता, बल्कि वहां भी कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम आदि। उस वैक्यूम क्षेत्र में भी हाइड्रोजन, हीलियम आदि प्लाज्मा दशा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा दशा में पाए जाते हैं। देखो, अब ये दोनों परिभाषाएं क्या कहती हैं, फिर दोनों में संबंध जोड़ता हूं। सपोज ये पार्ट्स आप देख रहे हो, ये पार्ट आप देख रहे हो। इस पार्ट्स को देखते हुए आपको यहां पर कुछ यह समझना है कि सपोज यहां सोलर सिस्टम दिया हुआ है, तो एक तो सोलर सिस्टम है नहीं, अनंत सोलर सिस्टम है, अनंत प्लैनेट्स है, अनंत गैलेक्सीज है। इनफाइनाइट शब्द है अनंत का मतलब। और उस अनंत दूरी तक का विस्तृत क्षेत्र जहां पर ढेर सारे गैलेक्सीज पाई जा रही हैं, ढेर सारे सोलर सिस्टम है, ढेर सारे प्लैनेट सिस्टम है, और इनके बीच का ये खाली स्थान है। सपोज सपोज यहां पर एक यहां देखना, एक सोलर सिस्टम यह है। सपोज ये प्लैनेट है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के मध्य का जो खाली स्थान है, एक प्लैनेट से सैटेलाइट अर्थात एक ग्रह से उपग्रह के मध्य का जो खाली स्थान है, इन सब के मध्य के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। आरंभ में माना जाता था कि यह एब्सोल्यूट वैक्यूम क्षेत्र होता है, लेकिन सच्चाई यह है मित्रों कि यह एब्सोल्यूट वैक्यूम क्षेत्र नहीं होता। अगर एब्सोल्यूट वैक्यूम क्षेत्र होता, वैक्यूम मतलब निर्वात क्षेत्र होता यह स्पेस, तो इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए था, बट इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो नहीं प्राप्त होता। यह बात साबित करती है कि यहां भी कुछ न कुछ मात्रा में अदृश्य ऊर्जा तथा अदृश्य पदार्थ उपस्थित हैं। इसी के संदर्भ में विज्ञान यह मानता है कि यहां पर हाइड्रोजन तथा हीलियम कुछ मात्रा में प्लाज्मेटिक दशा में उपस्थित अवश्य हैं। तो इसीलिए स्पेस को आप स्पेस मतलब वैक्यूम क्षेत्र को कभी भी पूर्णता खाली नहीं मानेंगे। तो ये हो गया ब्रह्मांड, जिसमें विभिन्न तारामंडल हैं, विभिन्न गैलेक्सीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसी के साथ जब आपने अंतरिक्ष को परिभाषित किया, तो एकदम शुरुआत परिभाषा की कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य का खाली क्षेत्र, लेकिन पूर्णतः खाली क्षेत्र नहीं, क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या खगोलीय पिंड अंतरिक्ष से बाहर है? तो जवाब है नहीं, यह भी अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। तो अब आगे बात कैसे लिखनी है? तो पैरा चेंज करते हुए लिखें कि सभी को ज्ञात हो कि चूंकि सभी ब्रह्मांडीय पिंड अंतरिक्ष में ही उपस्थित हैं, स्पेस में ही उपस्थित हैं। इसलिए ब्रह्मांड का अध्ययन कहां किया जाता है? तो सभी लिखेंगे स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, पूर्ण विराम लिखा है। लिखे अंतरिक्ष निम्नलिखित प्रकार का है। पहले आपने ऊपर ब्रह्मांड के प्रकार लिखे हैं, अब अंतरिक्ष के प्रकार भी लिखिए। एक एक बात प्रत्येक विद्यार्थी को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक एक बात तो लिखो, ध्यान से सभी लिखेंगे। क्या लिखा आपने? अंतरिक्ष
के प्रकार, टाइप्स ऑफ द स्पेस। पहला बिंदु लिखेंगे टाइप्स ऑफ द स्पेस में। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंग्लिश में ही लिखेंगे, सभी इंग्लिश में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जियो स्पेस, हिंदी भी बोलूंगा मैं, जियो स्पेस। हिंदी इसकी क्या लिखेंगे, पार्थिव अंतरिक्ष, पृथ्वी से संबंधित अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, व्हाट इज जियो स्पेस। तो डैश देकर चित्र बनाते हुए आपको लिखना है कि पृथ्वी तथा उसके बाहर का वायुमंडल, पृथ्वी तथा उसके बाहर का वायुमंडल या उसका वायुमंडल, ये शब्द भी लिख सकते हैं। पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल, वायुमंडल को मिलाकर पार्थिव अंतरिक्ष कहा जाता है। पार्थिव अंतरिक्ष कहा जाता है, जिसमें वायुमंडल की केवल 100 किलोमीटर की ऊंचाई, वायुमंडल की केवल 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। अगर ये चित्र जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं साथ साथ ड्रॉ नहीं कर पाए तो आपको पता है ये सारा का सारा आपको पीएनजी फॉर्म में आज ही अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पर, समझ रहे हैं ना, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बोर्ड वर्क भी आपके पास रहेगा, इसका आप अलग से प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। इस बोर्ड वर्क से आप अपना तमाम प्रकार का काम क्लास के बाद भी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी सहूलियत प्रदान कराई गई है लाइव क्लास की। अब इन चित्रों का क्या महत्व होगा, एक्चुअली जब भी आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन का खास महत्व होता है। आपने लिखा, सपोज यहां पर जियो स्पेस की परिभाषा की पृथ्वी और उसका जो वायुमंडल है, इसके जो क्षेत्र विशेष की बात की जाएगी वह जियो स्पेस के अंतर्गत होगी। सॉरी मित्रों, जियो स्पेस के अंतर्गत होगी। और अगर इसी बात को आपने यहां कुछ इस प्रकार से दिखा भी दिया, एग्जामिनर की नजर एक बार पड़ी यहां पर और उसने इसे टिक कर दिया, दिस वन इज राइट, और आपको जवाब दे दिया, आपको आंसर दे दिया। आपको आंसर में क्या किया, उसने मार्क्स प्रदान कर दिया। तो आपको अपने आंसर को डाइवर्स बनाना है, पिक्टोरल बनाना है, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करना है। ज्योग्राफी में जो शब्द ग्राफी है, तो ग्राफी में नॉलेज की बात तो है ही, स्टडी की बात तो है ही, बट ग्राफिक्स की भी बात आती है। जितना पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जितना मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स आदि का प्रयोग करेंगे, आपका डाइवर्स आंसर उतना ही अच्छा आपको मार्क्स देगा। और मेरी कोशिश होगी कि इन सारी चीजों को मैं क्लास के साथ साथ डेवलप करा दूं। तो पहला हो गया मित्रों आपका जियो स्पेस, पार्थिव अंतरिक्ष। तो अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा, सेकंड लिखेंगे आप सिस लूनर स्पेस, साथ साथ लिखते जाएंगे सिस लूनर स्पेस। अब सिस लूनर स्पेस का हिंदी शब्द क्या होता है, चांद्रिक, चंद्रमा से बना है, चांद्रिक अंतरिक्ष। अंतरिक्ष हिंदी शब्द जहां ज्यादा कठिन हो जाए आप उसे स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश का शब्द ही याद कर लें, वही बहुत है। तो सिस लूनर स्पेस हो गया, चंद्रमा से संबंधित अंतरिक्ष हो गया। तो अब चंद्रमा से संबंधित अंतरिक्ष में चंद्रमा के अंतरिक्ष की बात नहीं की जाती, बल्कि क्या की जाती है कि आप जानते हैं कि प्लैनेट है हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी का इस प्लैनेट का मित्रों जो उपग्रह है वह कौन है, यहां पर मैं बना देता हूं, हमारा चंदा मामा है सबका मामा कि नहीं, ये लिख दिया हमने मून। एम का मतलब क्या हो गया, मून। चलो पूरा लिख ही देते हैं, मून हो गया। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो ध्यान से समझना, पृथ्वी का ये जो वायुमंडल था 100 किलोमीटर का, इससे लेकर चंद्रमा के मध्य का जो ये अंतरिक्ष का भाग प्राप्त होता है, इसे ही कहा गया है सिस लूनर स्पेस। क्या कहा गया है,
सिस लूनर स्पेस कहा गया। तो सभी के सभी लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य के खाली क्षेत्र को, वैक्यूम क्षेत्र को, निर्वात क्षेत्र को, खाली क्षेत्र को सिस लूनर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस लूनर स्पेस कहते हैं। सीधे टॉपिक पर आप चल रहे हैं। टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है, एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ विषय को पढ़ेंगे। मित्रों, जीवन निर्माण की कक्षाएं हैं, आपके जीवन को किस दिशा पर मोड़ देंगी ये आप खुद बखुद समझते भी हो और दुनिया भी समझती है। जिसको कहते हैं आप सच में आप अपनी जिंदगी को अपने मुट्ठी में भर लो, उनके प्रयास आपको क्लासेस के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में अनवरत करने जाने हैं। पहला आपने पढ़ा जियो स्पेस, दूसरा आपने पढ़ा सिस लूनर स्पेस, तो तीसरा आप पढ़ेंगे इंटर प्लैनेटरी स्पेस। चलो लिखें आगे, तीसरे नंबर पर लिखें सभी इंटर प्लैनेटरी स्पेस। इंटर प्लैनेटरी स्पेस। अब इसकी हिंदी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसकी हिंदी में अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष। मैंने कहा था ना कि प्रत्येक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, और धीरे धीरे पढ़ते हुए ये दोनों के दोनों शब्दावलियां आपको कंठस्थ हो जाएंगी। अभी बहुत ज्यादा एफर्ट देकर याद करने की जरूरत नहीं है, एक शब्द बस याद करो, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करो। तो ये क्या मैंने लिखा? अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष की बात की। अब इसमें जनरली विद्यार्थी और कई शिक्षक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज इंटरप्लैनेटरी स्पेस। क्या दो प्लैनेट्स के बीच का खाली क्षेत्र इंटरप्लैनेटरी स्पेस होगा? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मेरा जवाब क्या है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है इंटरप्लैनेटरी स्पेस? आप सभी के सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का एक ही स्टार है, एक ही तारा है जिसे आप सूर्य कहते हैं, और सूर्य में घटित होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही ऊर्जा एमिट होती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, दोनों हिंदी और इंग्लिश का शब्द साथ साथ सुन रहे हो आप। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य वजह क्या है? सूर्य में आखिर ऊर्जा क्यों एमिट होती है? आप सभी के सभी या कि जानते हैं, नहीं भी जानते तो मित्रों, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम आपस में संलयित हुए, फ्यूज हुए, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। उस फ्यूजन के उपरांत प्रचुर मात्रा में ऊर्जा एमिट होती है, एनर्जी एमिट होती है। उसी में से हीट एनर्जी भी है, उसी में से लाइट एनर्जी भी है। और ये जो एमिट होने वाली ऊर्जा है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो सूर्य से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वह सुदूर अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों किलोमीटर तक सूर्य के चारों ओर फैलती है, सूर्य के चारों ओर फैलती है। और इस एमिट होने वाले क्षेत्र से जितनी दूर दूर तक सूर्य की ये ऊर्जा पहुंच रही होती है, उसे हम, ध्यान से समझना, सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। जितनी दूर तक सूर्य से यह निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में फैल रही होती है, उसे हम सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, हेलियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया मित्रों? यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपका हेलियोस्फीयर। ये सूर्य का मंडल हो गया, SPHERE, हेलियोस्फीयर। ये सूर्य का मंडल हो गया। हिंदी में हेलियोस्फीयर को हम क्या लिख सकते हैं? सूर्य मंडल। ये सूर्य मंडल हो गया, और सूर्य का ये वायुमंडल का क्षेत्र हो गया। क्लियर? अब सूर्य के इसी वायुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत ही हमारा कौन पाया जाता है? हमारा यहां पर बुध ग्रह पाया जाएगा, शुक्र ग्रह पाया जाएगा,
पृथ्वी पाई जाएगी, मंगल पाया जाएगा। मीन्स अगर आप देखें यहां पर तो मरक्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और इनके साथ साथ यहां जुपिटर भी है, इनके साथ साथ यहां सैटर्न भी है, इनके साथ साथ यहां यूरेनस भी है, इनके साथ साथ यहां नेपच्यून भी है। अर्थात जो ये हेलियोस्फीयर है सूर्य का, इसके अंदर ही सारे के सारे ग्रह पाए जाते हैं। इस हेलियोस्फीयर के आंतरिक भाग में ही सारे के सारे प्लैनेट उपस्थित हैं। तो मित्रों, सूर्य के बाहर का विद्युत चुंबकीय मंडल का वह विस्तृत क्षेत्र जहां पर सारे के सारे प्लैनेट सिस्टम उपस्थित होते हैं, उसे ही बेसिकली इंटरप्लैनेटरी स्पेस के नाम से जाना जाता है, अंतर्ग्रहीय। क्योंकि यह अंतराग्रहीय अंतरिक्ष नहीं है बल्कि अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष है, तो इसे ही कहा जाएगा। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रीलिम्स में सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा, तो सभी के सभी लिखेंगे कि इसका संबंध सूर्य से मुक्त होने वाले ऊर्जा कणों के फैलाव क्षेत्र से है। जहां तक ऊर्जा फैले, ये ऊर्जा कणों के फैलाव क्षेत्र से है, जो कि अरबों किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्याप्त है। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? पूर्ण विराम लगाइए। इसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। फिर से फुल स्टॉप लगाया और फिर क्या लिखेंगे आप? हेलियोस्फीयर का वह क्षेत्र। कुछ बच्चों ने अभी प्रश्न भी पूछा कि सर दोनों में अंतर क्या है, तो ये देखिए अंतर। हेलियोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्लैनेट सिस्टम ग्रह तंत्र उपस्थित हैं। हेलियोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्लैनेट सिस्टम उपस्थित हैं उसे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहा जाता है। इंटरप्लैनेटरी स्पेस। तो अब अंतर समझ में आ गया। पूरा का पूरा हेलियोस्फीयर आपने देखा। हेलियोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां प्लैनेट सिस्टम्स उपस्थित हैं, उस क्षेत्र विशेष को ही क्या कहेंगे? इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहेंगे। कुछ बच्चों के अभी रिसेंट में मैंने मैसेज देख रहे हैं, कुछ के देखते चल रहे हैं, उन्होंने कहा सर इतना एक्सप्लेन्ड वे पर मत लिखाइए। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अभी आपको यह बात लग रही होगी कि मत लिखाइए, लेकिन थोड़े दिन बाद जब आपको रिवीजन का नंबर आएगा, इस एग्जाम को उस संजीदगी से लेने की जरूरत है जितनी डिमांड है। क्योंकि बहुत लाइट मूड में लेंगे ना, बहुत लाइट मूड में पढ़ने का कोशिश करेंगे ना, तो समस्या कल के डेट में आपको ही आनी है। हमें तो पढ़ाते हुए मित्रों 12 वर्षों का अनुभव है, और ना केवल पढ़ाते हुए, अगर आपके सराउंडिंग्स में सिविल्स की प्रिपरेशन करने वाले 4 विद्यार्थी मिले और उनमें से पूछना कि राजेश मिश्र सर के बारे में जानते हो, ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे और आपको एक ही बात कहेंगे कि उनके तो भारतवर्ष में कई सफल विद्यार्थी हैं।
भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों में कई सफल विद्यार्थी हैं और उस सफलता के पीछे के कदमों में कुछ यही बात थी कि जो बात समझाई वो बात बच्चों को लिखाई, वहीं से चीजों को रटाया, वहीं से चीजों को टेस्ट लिया, टेस्ट में भी पारंगत किया, लिखने में बात की, समझाने में बात की, सब चीजों में। बेसिकली साइंस के विद्यार्थियों की ये प्रवृत्ति होती है। आप में से ज्यादातर विद्यार्थी साइंस से हैं और बेसिकली मेरा भी बैकग्राउंड साइंस का है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट है मित्रों, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट है। तो उसमें मेरी भी प्रवृत्ति ऐसी थी कि शुरू में ऐसा लगता था कि इतना लिखने की क्या जरूरत है, बट इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि अगर लिखने से बचोगे, केवल डायग्राम से पिक्टोरल समझकर आप करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किलों में आओगे मित्रों। आपका समय तो तय है, उतने ही समय में देखो मैं कितना बखूबी आपको लिखा भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, लेकिन इसे रिस्पेक्ट करो, इसके प्रति आप किसी भी तरह की धारणा मत पाल कर बैठना। सभी लोग बढ़िया से लिखो भी तो बढ़िया से समझो भी चीजों को, ओके? क्योंकि ये समझी गई बातें थोड़े समय के उपरांत जब विषयों का बर्डन बढ़ता चला जाएगा तो स्किप होने लगेंगी, और स्किप होते समय रिवीजन करने के लिए आपके पास एक नोट्स हो, फटाफट पेज पलटो और नोट्स से रिवीजन हो जाए, इसकी आवश्यकता में ये सब बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये बात मान भी सकता हूं कि आप बोलो और मैं अपने आप को चेंज कर दूं, लेकिन मित्रों जब मैंने प्रमाणित किया है इस वे से, सफलताओं के मैंने हजारों मापदंड लिखे हैं, हजारों कहानियां लिखी हैं, जिस वे को कैसे चेंज कर दूं? देखो मेरी बात समझना, मुझे ऐसा लगता था कि मैथमेटिक्स का मैंने एक कोई भी डेरिवेशन सॉल्व किया, फिजिक्स का सॉल्व किया, कुछ भी किया, और उसमें से फिर एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से लिखते रहते थे, समझ में आ गया और बाकी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उस टाइप के क्वेश्चंस उठाते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे, वहां पे काम चलता रहता था। बट यहां पे ऐसा काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना, पेपर 4 के एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी पढ़ना है, ऐसे की प्रिपरेशन करनी है, लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नेंस पढ़ना है, डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हुए ऑप्शनल भी पढ़ना है। अगर इस स्तर तक पढ़ते पढ़ते मित्रों दिमाग दही न बन जाए तो मुझे बताना। तो दिमाग को दही बनाने से, दिमाग में खिचड़ी पकने से बचने के लिए आपके पास ये नोट्स आपके लिए बाइबल का काम करते हैं, कुरान गीता का काम करते हैं, और आपके लिए हमेशा हमेशा ये की नोट्स का काम करेंगे। अब इसके बाद आप की नोट्स भी कैसे बनाएंगे मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, पर पहले नोट्स होगा तब तो की नोट्स बनेंगे, नोट्स ही नहीं होगा तो उसका क्या की नोट्स होगा। तो फिर से आइए, आपने यहां पर देखा इंटरप्लैनेटरी स्पेस के बारे में, तो अब आगे एक प्रकार के और अंतरिक्ष की बात आती है, इंटरस्टेलर स्पेस के मध्य की बात आती है। तो नेक्स्ट लिखो आप इंटरस्टेलर स्पेस। ध्यान से एक एक पक्ष को क्लैरिटी के साथ समझोगे तो आपके लिए ही बेहतरी रहेगी। तो इंटरस्टेलर स्पेस, इसे बोलते हैं अंतर तारक अंतरिक्ष। अंतर तारक अंतरिक्ष, इसमें बस एक लाइन लिख दो, दो तारों के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र। दो तारों के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र। तो लास्ट टॉपिक लिखना है इसका, लास्ट टाइप इसका लिखना है इंटर गैलेक्टिक स्पेस। इंटर गैलेक्टिक स्पेस, हिंदी इसकी लिख सकते हैं अंतर निहारिका अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इसमें लिख सकते हैं दो आकाश गंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र। दो आकाश गंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र। तो कितने प्रकार का अंतरिक्ष हो गया? लेट्स रिकैप हियर। पहला हो गया जियो स्पेस, दूसरा हो गया सिस लूनर स्पेस, तीसरा हो गया इंटरप्लैनेटरी स्पेस,
चौथा हो गया इंटरस्टेलर स्पेस, तो पांचवा हो गया इंटरगैलेक्टिक स्पेस। इन सारे अंतरिक्षों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? अंतरिक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, वर्तमान में सारा का सारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, स्पेस साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आप सभी के सभी हेडिंग देंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। लिखें सभी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अंतरिक्ष की उत्पत्ति। लिखो सारे दोस्तों ठीक से, अंतरिक्ष की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चलो शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और बहुत अच्छे से इस कहानी को अगर समझ पाओ तो फिर आते हैं मूल बात यहां पर। कहानी की शुरुआत होती है 1920 के दशक से। एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, एडविन हबल। क्या नाम है इनका? एडविन हबल। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया, यह समझाने का प्रयास किया, और इसमें जो ऑब्जर्व किया वह सारी दुनिया को बताया कि आज जो ब्रह्मांड के विभिन्न पिंड हैं वह स्थिर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दो नहीं बल्कि विभिन्न आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब इस बात को इन्होंने प्रमाणित किया तो विश्व स्तर पर एक बात में क्रांति आ गई कि इससे पूर्व समस्त पार्थिव जगत के व्यक्तियों द्वारा या समस्त लोगों द्वारा यह माना जाता था कि हमारा ब्रह्मांड स्थैतिक है, सूर्य स्थिर है, अन्य ग्रह स्थिर हैं, बाकी के बाकी भी हमारी आकाश गंगा के तारे स्थिर हैं, और वह अपने स्थान पर ही हैं और अपने स्थान पर हमेशा यह बने रहेंगे, कुछ इसी प्रकार से। लेकिन एडविन हबल ने बताया कि नहीं, यह स्थिर नहीं है, बल्कि दो आकाश गंगाओं की अगर मैं बात करूं, सपोज यह फर्स्ट है और यह सेकेंड है, तो इनके बीच की दूरी निरंतर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। पहले इनके बीच की दूरी कम थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसी प्रकार से दो तारों के मध्य की भी दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे ही इन्होंने बात 1920 में ऐसी की, तो उसके बाद एक और सिद्धांत अस्तित्व में आता है, डॉपलर रेड शिफ्ट थ्योरी अस्तित्व में आती है। तो डॉपलर का सिद्धांत आता है, डॉपलर का सिद्धांत अस्तित्व में आता है। यह सारी की सारी पृष्ठभूमि है। डॉपलर के सिद्धांत या रेड शिफ्ट थ्योरी में क्या बताया गया कि यदि दो आकाशीय पिंड, दो कॉस्मिक बॉडी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनका रंग या उनका कलर लालिमा की ओर शिफ्ट होता है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि अगर दो आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनकी ब्राइटनेस कम होती होती वह रेडिश होते जाते हैं, लालिमा की ओर शिफ्ट होते जाते हैं। और अगर वर्तमान ब्रह्मांड की दशाओं को देखा जाए तो दो तारे एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। डॉपलर ने अपने रेड शिफ्ट के सिद्धांत के माध्यम से यह बात साबित की। 1950 के दशक में दो तीन विद्वानों का और नाम लेना चाहूंगा, दो तीन विद्वानों का और नाम लेना चाहूंगा। एक थे थॉमस गोल्ड। क्या थे? नाम लिख देता हूं इनका, थॉमस गोल्ड। दूसरे थे हरमन बॉन्डी,
हरमन बॉन्डी, ये नाम आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये नाम याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इन दोनों ने स्टीडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किया, अर्थात लगातार अंतरिक्ष में हो रहे प्रसार तथा, ध्यान से, लगातार अंतरिक्ष में हो रहे प्रसार के सिद्धांत की बात की। इन दोनों का कहना था कि अगर वर्तमान आकाशीय पिंडों को देखा जाए तो ये आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है, पर वो विस्तार होता हुआ अंतरिक्ष खाली नहीं रहता। सपोज, ध्यान से समझना, सपोज ये गैलेक्सी आज यहां है, तो यहां पर एक गैलेक्सी, इन्हीं गैलेक्सीज की बात करें, आज एक विस्तृत होकर यहां पहुंच गई, तो दूसरी दूर जाती हुई अगर यहां पहुंच गई, तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने यह बताया कि इनके बीच जो वैक्यूम बन रहा है, निर्वात क्षेत्र बन रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, यहां धीरे धीरे एक नई नवजात निहारिका जन्म ले लेगी। अर्थात ब्रह्मांड का कोई भी क्षेत्र बढ़ने के बावजूद भी खाली नहीं रहेगा, उस खाली स्थान पर एक नई गैलेक्सी का जन्म होता है, नए सोलर सिस्टम्स का जन्म होता है, नए स्टार सिस्टम्स का जन्म होता है। फिर से आइए और इन तीनों की बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही तीनों बातें हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को आगे अस्तित्व में लाने के लिए मदद करेंगी। बिग बैंग थ्योरी क्या है यह तो आपको सभी बताएंगे, लेकिन यूपीएससी अब यहां से प्रश्न पूछना बंद कर दी है। यूपीएससी भी चालाक हो चुकी है, वहां से कुछ प्रश्न पूछती है जहां पर विषय की पृष्ठभूमि होती है, जहां विषय की आलोचना होती है, जहां विषय के प्रमाणित करने के नवीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को तो हम समझेंगे ही, लेकिन बिग बैंग से पूर्व की ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी जिस पर आधार बनाता हुआ बिग बैंग अस्तित्व में आया? तो उसमें से पहली पृष्ठभूमि थी एडविन हबल महोदय की। इन्होंने बताया कि हमने ऑब्जर्व किया है, हमने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा है कि दो आकाशीय पिंड स्थिर नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। डॉपलर ने अपने रेड शिफ्ट थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जब दो पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो इनकी चमक कम होती है, बल्कि वह रेडिस होते जाते हैं, लालिमा की ओर शिफ्ट होते जाते हैं। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने जब स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किया तो उसके माध्यम से इन्होंने यह बताया कि अंतरिक्ष में दो पिंड हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन उस विस्तृत होते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए पिंड का जन्म होता है। वह नया पिंड तारा तंत्र के रूप में होता है, वह नया पिंड भविष्य में एक गैलेक्सी के रूप में होता है, एक आकाश गंगा के रूप में होता है। तो इस तरह से सपोज जैसे एक बलून आप ले लीजिए, बलून में कई सारे डॉट्स रख दीजिए और बलून को जैसे जैसे आप फुलाते जाएंगे वह डॉट्स भी बढ़ता जाएगा। उन्हीं डॉट्स की भांति सारा का सारा ब्रह्मांड आज विस्तृत हो रहा है, आज ब्रह्मांड फैल रहा है। इसकी बात इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से की। एडविन हॉयल महोदय ने भी इसका समर्थन किया, जो कि सबसे पहले इसके सबसे बड़े अपोज करता थे। उन्होंने भी, हॉयल महोदय ने भी इसका भरपूर समर्थन किया कि यस, ये बात सही है कि ब्रह्मांड के विभिन्न पिंड स्थिर नहीं हैं, बल्कि उनमें निरंतर प्रसार हो रहा है, निरंतर वह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में 1965 कब 1965 और 1966 में मित्रों, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में या पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस बैठती है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महासम्मेलन होता है। उस महासम्मेलन की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप, उस महासम्मेलन, कन्वेंशन, महासम्मेलन को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उस कांग्रेस या कन्वेंशन की अध्यक्षता बेल्जियन का एक कॉस्मोलॉजिस्ट करता है जिसका नाम था जॉर्ज लेमैट्रे। 1965 में
पृथ्वी की उत्पत्ति तथा ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में जो बातें की जानी थी, उसके लिए जो महासम्मेलन रखा गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? एबे जॉर्ज लैमिट्रे पूरा नाम है, बट अगर आप इनका नाम इतना भी लिखते हैं तो चलेगा। जॉर्ज लैमिट्रे महोदय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। ये बात भी आपको जाननी है क्योंकि स्टेट स्पीसीज में ऐसा कई बार पूछा भी गया है, मैं लिखा भी दूंगा। पूरे सिद्धांत को ध्यान से सुनते चलना, एक एक पक्ष आपको लिखाऊंगा क्योंकि प्रीलिम्स के भी प्रश्न बनेंगे और मेंस का सीधा सीधा प्रश्न आपसे यहां से बनकर पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, कई कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छे से भाषा के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो पहली बात आपने समझा कि इस पृष्ठभूमि पर 1965 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महासम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज लैमिट्रे कर रहे थे और इसी अध्यक्षता के समय पर इनके द्वारा अपने द्वारा लिखा गया एक शोध पत्र जारी किया गया, जिसका नाम था, रिसर्च पेपर जारी किया गया जिसका नाम था बिग बैंग। क्या नाम था? बिग बैंग। और इसी के नाम के साथ एक सिद्धांत जन्म लिया जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। 1928 की बात है, जो कि आपको लिखना नहीं है। 1928 की बात है। जॉर्ज लैमिट्रे की भी एज बहुत कम थी, केवल 30 साल का एक युवा विद्वान था। इसने बिग बैंग नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा था। और जब इस समय की विशेष की बात करूं कि इस समय विशेष पर ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के संदर्भ में दो बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वानों के सिद्धांत अस्तित्व में चल रहे थे। एक ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स थे, तो दूसरा जेफरी महोदय थे। तो इन्हीं के पैरेलल होयल होयट का भी सिद्धांत चल रहा था। तो इन्हीं के पैरेलल रशिया में ऑटो शिमिड महोदय का डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस भी अस्तित्व में चल रहा था। इतने बड़े बड़े विद्वानों के जो सिद्धांत थे, जब इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया या लोगों के सामने पढ़ा, इनके रिसर्च पेपर का, बिग बैंग नामक रिसर्च पेपर का गहन मजाक उड़ाया गया। यह कहा गया कि तुम्हारा यह बिग बैंग आइडिया है, किसी काम का नहीं है, तुम तो धूर्त हो, तुम तो फालतू की चीज लिख कर लाए हो, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये बेचारा 30 वर्ष का युवा बालक, जैसे आप सब मित्रों अभी नव युवा हैं, आपकी 30 वर्ष की एज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, आप सब तो अभी नव युवा हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे आपने अभी कोई काम किया हो तो आपके प्रोफेसर महोदय द्वारा इग्नोर कर दिया जाए कि नहीं तुम क्या करके लाए हो, तो उस समय पर इतने बड़े बड़े विद्वान जो काम कर रहे थे, तो इन्होंने इनकी बातों को इग्नोर कर दिया और ये चुपचाप अपने काम में लगे रहे। 1965-66 तक जब यह विभिन्न प्रकार के अन्य थ्योरीज आ चुकी थी, तो जब इसकी अध्यक्षता के समय पर लोग कभी किसी भी एक सिद्धांत पर एक मत नहीं हो पा रहे थे, तब इनसे कहा गया कि आप भी क्या कुछ अपना मत प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यस, हमारे पास तो हमारा अपना रिसर्च है। और उस समय पर उन्होंने अपना रिसर्च जब बिग बैंग पढ़ा, तो वही बिग बैंग ब्रह्मांड के उत्पत्ति का आज के डेट में सर्वमान्य सिद्धांत हो गया। बिग बैंग थ्योरी आज के डेट का सर्वमान्य सिद्धांत हो गया, जिसे पढ़ने के लिए सबसे पहला बिंदु हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि इसकी। क्या पढ़ेंगे? इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। फिर पृष्ठभूमि के साथ इसका क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर सिद्धांत के बाद क्या पढ़ेंगे? इनकी आलोचना करेंगे। आलोचना करने के बाद हम क्या करेंगे? इनके समर्थन में प्रस्तुत किए गए नवीन प्रमाण पढ़ेंगे। समर्थन में प्रस्तुत नवीन प्रमाण, इतनी बातें मित्रों हमें करनी है इस सिद्धांत के अंतर्गत। ये आपके पास कीवर्ड्स हो गए, इतनी बातें। पृष्ठभूमि का पक्ष होगा, सिद्धांत का पक्ष होगा, आलोचना का पक्ष होगा और समर्थन में प्रस्तुत किए गए जो न्यू एविडेंसेस हैं, इनकी बात करेंगे। तो व्हाट इज बैकग्राउंड? पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैंने ये बातें बताई
अब सिद्धांत क्या है, ये बात आपको समझनी है। सिद्धांत क्या है, ये बात आपको समझनी है। दोस्तों, अगर मैं चर्चा करूं कुछ इस प्रकार से, कहानी को 2 मिनट पर दूसरी दिशा पर मोड़ता हूं। एक समय विशेष में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के संदर्भ में विभिन्न धर्म ग्रंथों में उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। क्रिश्चियनिटी भी अपने तरीके से व्याख्या कर रही है, इस्लाम भी अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, तो पुरातन धर्मों से में से एक सनातन हिंदू धर्म भी अपने तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्म पुराण ने यह लिखना नहीं है, पर यहां से कुछ चीजें लिंक करके आपको समझाना चाहता हूं। ब्रह्म पुराण में यह बात कही गई कि जो ब्रह्म है वह कैसा है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। इस बात को समझ लोगे तो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ब्रह्म अपने आप में सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों से अनुभूत नहीं किया जा सकता, अदृश्य है, अगोचर है, पर है सर्वशक्तिमान। और वही ब्रह्म अपने में से ही कुछ पदार्थ निकालकर इस ब्रह्मांड की रचना करता है। ब्रह्म द्वारा किए गए रचना को ही ब्रह्मांड कहा गया है। तो ब्रह्म था कितना, ब्रह्म है कितना? उपनिषदों के वाक्यों में आपने पढ़ा होगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दुनिया में ब्रह्म के अलावा दूसरा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ में, जीव जीव में, कण कण में, रग रग में, पदार्थ पदार्थ में, ऊर्जा ऊर्जा में केवल व्याप्त है, तो वही ब्रह्म के पदार्थ व्याप्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कण कण में ब्रह्म का वास है। ब्रह्म से निर्मित पदार्थों की वजह से ही क्या नाम पड़ा इसका? ब्रह्मांड नाम पड़ा। क्योंकि आपके मन में आएगा ना कि आखिर इसका ब्रह्मांड नाम क्यों पड़ा। मित्रों, ठीक कुछ ऐसी ही कल्पना इस्लाम भी मानता है कि जो सुपर अलमाइटी हमारी गॉड के रूप में अल्लाह हैं, उन्हें भी हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। वो सुपर अलमाइटी हैं, वह सुपर पावर हैं, पर उनका कोई रूप नहीं है, निराकार हैं। हम भी अपने ब्रह्म को निराकार मानते हैं, वह भी अपने ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनका भी सुपर अलमाइटी निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसी में विद्यमान हैं। तो इसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी अपने गॉड के बारे में बात करती है कि उसका भी कोई स्वरूप नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है, और वह भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के रचना में उसी का मूल योगदान रहा है, उसी का मूल योगदान रहा है। तो चूंकि आपने यह समझा कि हमने धार्मिक व्याख्या के क्रम में यह कहा है कि एक ब्रह्म था जिसने इस ब्रह्मांड की रचना अपने अंदर के ही पदार्थों से की है, इसीलिए कण कण में ब्रह्म के अंश व्याप्त हैं। इसी प्रकार से बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लिमैट्रे का कहना था, ध्यान से सुनना मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लिमैट्रे का कहना था कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब के लिए मैं बिलियन शब्द लिख देता हूं, बिलियन ईयर्स अगो, ध्यान से, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पूर्व, जब ब्रह्मांड था नहीं, तो आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक छोटे से अत्यंत सघन गेंद के रूप में पदार्थ में व्याप्त था, हाईली डेंस या कंडेंस बॉल के रूप में उपस्थित था। फिर से, आज जितना भी ब्रह्मांड का पदार्थ प्राप्त हो रहा है, वह सारा का सारा पदार्थ केवल एक परमाणविक बिंदु में निहित था, एक ही बिंदु में समाहित था। कब? 13 लगभग की बात है, 15 अरब वर्ष भी कहेंगे तो चलेगा, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह सारा का सारा पदार्थ केवल एक ही बिंदु में समाहित था। जिस तरह से उस एक बिंदु को हम लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी तरह से यह सिद्धांत क्या कहता है कि वह एकल बिंदु सिंगल था, केवल अकेला था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल अकेला था। अकेले होने की वजह से इसे क्या कहा गया? सिंगुलर कहा गया, और सिंगुलर से ही इसका नाम सिंगुलैरिटी पड़ गया।
क्या नाम पड़ा मित्र इसका? सिंगुलैरिटी नाम पड़ गया कि आरंभ में आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एकल बिंदु में उपस्थित था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। ढेर सारे पीसीएस एग्जामिनेशन में कई कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पूर्व उपस्थित सत्ता क्या थी? वह सिंगुलैरिटी थी मित्रों। तो सिंगुलैरिटी की प्रकृति कैसी थी? सिंगुलैरिटी का चरित्र कैसा था? सिंगुलैरिटी का स्वभाव कैसा था? मित्रों, पहली बात, सर्वोच्च घनत्व था। क्या था यहां पर? सर्वोच्च घनत्व प्राप्त होता था, हाई डेंस था, एकदम सुपर डेंसिटी प्राप्त हो रही थी। तो सर्वोच्च घनत्व प्राप्त हो रहा था। तो सर्वोच्च तापमान भी प्राप्त हो रहा था। अर्थात इसकी क्या विशेषता थी? तापमान भी बहुत अधिक था। मैंने सर्वोच्च शब्द क्यों कहा? क्योंकि इतना अधिक घनत्व था, इतना अधिक तापमान था कि आज के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर उसे बताया नहीं जा सकता। अगर मैं बता सकता तो पक्का पक्का बताता, अगर विज्ञान बता सकता तो पक्का पक्का बताता, लेकिन इतना तापमान था या इतना घनत्व था इसका कि इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। बट उसके लिए हमने नाम दे दिया सर्वोच्च तापमान तथा सर्वोच्च घनत्व से युक्त थी। अगर सर्वोच्च घनत्व था तो इसकी आकर्षण शक्ति भी सर्वाधिक रही होगी, तो अर्थात सर्वाधिक आकर्षण शक्ति, सर्वाधिक आकर्षण शक्ति या गुरुत्वीय शक्ति आप कह सकते हैं, आकर्षण शक्ति कहना ज्यादा उचित होगा। सर्वाधिक आकर्षण शक्ति इसमें व्याप्त थी, शक्ति इसमें व्याप्त थी। अगर सर्वाधिक आकर्षण शक्ति व्याप्त रही होगी तो आज के किसी ब्लैक होल्स के बारे में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ब्लैक होल्स वह एक आकाशीय पिंड है जहां पर आने वाले समस्त पदार्थ तथा प्रकाश भी उच्च घनत्व की वजह से अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होकर, चूंकि प्रकाश बाहर नहीं निकलता, इसीलिए वह अंधकार क्षेत्र ब्लैक होल की भांति, कृष्णिका की भांति या कृष्ण पिंड की भांति दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से चूंकि इसकी आकर्षण शक्ति उच्च थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय एक तो इससे पूर्व कुछ रहा नहीं होगा, अगर रहा भी होगा तो सब कुछ आकर इसमें कंडेंस हो गया रहा होगा। विज्ञान ने अनुमान लगाया है इसके घनत्व के संदर्भ में कि अगर एक स्पूनफुल पदार्थ इससे ले लिया जाता या एक पीनट मतलब मूंगफली के आकार का भी पदार्थ इस सिंगुलैरिटी से निकाल लिया जाता, तो इतना अधिक कंडेंस पदार्थ था कि एक पीनट मतलब मूंगफली के बराबर के पदार्थ से आज की असंख्य असंख्य निहारिकाओं का निर्माण हो सकता था। इतना सुपर कंडेंस यह टाइनी बॉल थी, सुपर कंडेंस टाइनी बॉल थी, जिसे हमने सिंगुलैरिटी कहा। ठीक है, पर यह 13.7 अरब वर्ष मैंने क्यों लिखा है? इसी को मैंने क्या लिखा है? विज्ञान का ऐसा मानना है मेरे प्यारे दोस्तों, विज्ञान का ऐसा कहना है। आज जो कहना है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर विज्ञान क्या कहता है वो समझाना जरूर मेरा उद्देश्य है। विज्ञान का कहना था कि प्रत्येक पिंड या प्रत्येक पदार्थ के घनत्व तथा तापमान की एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा से अधिक घनत्व नहीं हो सकता, लेकिन उसे हम भौतिक विज्ञान के प्रमाणों द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लागू होता था, ना ही किसी भी प्रकार के फिजिक्स के नियम लागू होते थे। अगर किसी फिजिक्स के नियम के आधार पर इसे समझने या समझाने का प्रयास किया गया तो वह गलत था या गलत है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वह चरम तापमान या वह चरम घनत्व जिससे अधिक अब और घनत्व नहीं हो सकता था, जिससे अधिक अब और तापमान इसका नहीं बढ़ सकता था। अब वो क्या तापमान रहा होगा? हमारे पास कैलकुलेशन की इकाइयां है ही नहीं, तो इसके लिए या कि क्रांतिक तापमान कह देते हैं, या कि क्रांतिक घनत्व कह देते हैं, या अनंत तापमान एवं घनत्व कह देते हैं। तो क्रांतिक शब्द ज्यादा बेहतर है। क्रांतिक के शब्द के साथ में अब क्या आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, समझना। दूसरी बात कि एक समय विशेष में, समय था 13.7 अरब वर्ष पूर्व का, एक समय विशेष में क्रांतिक घनत्व तथा क्रांतिक तापमान के उपरांत
अचानक इस सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट हुआ। फिर से बोलूं, फिर से, क्रांतिक घनत्व एवं क्रांतिक तापमान पर इस सिंगुलैरिटी में एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के उपरांत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, सेकेंड्स के हजारवें, लाखवें, करोड़वें, अरबवें हिस्से में विस्फोट इतना तीव्र था, इतना भयंकर था कि सिंगुलैरिटी के पदार्थ दूर दूर तक बिखर गए। जैसे यह पदार्थ दूर दूर तक बिखरे तो इन बिखरे हुए पदार्थों के साथ साथ, इन बिखरे हुए पदार्थों के साथ साथ पदार्थ तो अस्तित्व में आया ही, ऊर्जा भी अस्तित्व में आई और साथ ही अंतरिक्ष तथा समय भी अस्तित्व में आ गया। समय के बारे में कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर समय कैसे अस्तित्व में आया? समय तो एक सापेक्ष अवधारणा है ना मित्रों। अगर टाइम के बारे में आप पढ़ते हैं, ये एक अलग क्लास का विषय है, ये साइंस में एक अलग क्लास का विषय है कि टाइम क्या है। अगर, क्योंकि आपने आइंस्टाइन के सिद्धांत के आधार पर पढ़ा भी होगा कि अगर हम प्रकाश की गति के साथ ट्रेवल कर सके तो समय क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो समय तो एक सापेक्ष अवधारणा है। जब तक कोई पदार्थ नहीं होगा, सापेक्षता की बात नहीं होगी, तो टाइम की बात ही नहीं आएगी। इससे पूर्व किसी भी प्रकार के टाइम की कल्पना नहीं करते हैं। जिससे पहले का टाइम है वो नॉन न्यूटनियन टाइम के नाम से जाना जाता है मित्रों, और उसके बाद का टाइम न्यूटनियन टाइम के नाम से जाना जाता है। बट फिर से बता रहा हूं कि ज्योग्राफी में इतना साइंस इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं विज्ञान की कक्षा ले रहा होता तो निश्चित रूप से मैं 4 कदम आगे बढ़कर पढ़ा रहा होता। लेकिन अभी यहां पर आपको सीमित करता हूं, इतनी ही बात करता हूं कि इसके विस्फोट के साथ ही तमाम पदार्थ अस्तित्व में आए, ऊर्जा कण अस्तित्व में आए, अंतरिक्ष अस्तित्व में आया और साथ ही समय अस्तित्व में आया। फिर से ध्यान से सुनना, शुरुआती दौर में जब विस्फोट हुआ था तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में भी अनंत दूर तक विस्तृत हमारे ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी। लेकिन क्या उस अनंत दूरी तक विस्तृत ब्रह्मांड में स्थिरता आई? नहीं। तब से लेकर आज तक भी ब्रह्मांड के उन्हीं पिंडों में निरंतर एक दूसरे के सापेक्ष विस्तार, विस्तार एवं विस्तार ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात आज भी हमारा ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। फिर आगे सुनो, इन्होंने क्या बताया। आरंभ में जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट के साथ ही पदार्थ अस्तित्व में नहीं आए। बिखरे हुए ऊर्जा कणों के माध्यम से, ध्यान से सुनना, जब तापमान उच्च था, समझना, पदार्थ के क्षेत्र का विस्तार कर दो तो तापमान में गिरावट आने लगती है। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है विज्ञान का। जैसे आयतन बढ़ाओगे तापमान में कमी आएगी, जैसे आयतन संकुचित करोगे, बात बंद तंत्र की है, जैसे आयतन संकुचित करोगे तापमान में वृद्धि होगी। तो ब्रह्मांड के प्रसार या फैलाव के साथ साथ लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान का यह ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ऊष्मा ऊर्जा को खोने लगा, ऊष्मा ऊर्जा का ह्रास होने लगा। ब्रह्मांड के फैलाव के साथ घटती ऊष्मा ऊर्जा के साथ अगर तापमान उच्च रहा आता तो मित्रों पदार्थों का आपस में मिलन नहीं होता, ऊर्जा कणों का आपस में सम्मेल नहीं होता। जैसे तापमान में गिरावट आई तो तापमान में गिरावट के साथ, ध्यान से मित्रों, बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्षों के उपरांत, बिग बैंग की घटना सपोज यहां हुई 3.7 अरब वर्ष हुई, तो 3.7 अरब वर्ष के उपरांत 3,80,000 वर्षों तक, इसके उपरांत के 3,80,000 वर्ष तक कहता हूं, ब्रह्मांड का निरंतर फैलाव होता गया, प्रसार होता गया, तापमान में निरंतर गिरावट आती गई और तापमान में गिरावट के साथ साथ
कुछ प्लाज्मेटिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का निर्माण होता गया। अब आप में से कई विद्यार्थी होंगे जो पूछ भी सकते हैं सर फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, तो पिटाई होगी, साइंस के ज्यादातर विद्यार्थी हो या साइंस के विद्यार्थी नहीं हो तो एटलीस्ट प्राइमरी सेकेंडरी कक्षाओं में तो साइंस पढ़ी ना, 10th तक तो साइंस पढ़ी ना। अगर तब भी नहीं पढ़ा तो फिर पिटाई खाओगे आप सब, है ना, खाओगे या नहीं खाओगे। तो ध्यान से सुनो कि इस दौर में जब तापमान की गिरावट आ रही थी तो आरंभिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, क्वार्क पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, बोसान पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, मेसान पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। यह सब का सब छोड़ो तो इसी समय पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल अस्तित्व में आते हैं। निरंतर तापमान गिर रहा है, तापमान के गिरावट के साथ प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अंतरिक्ष में समाहित है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इस प्रचुर ऊर्जा के साथ किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। जो ये कालखंड होता है, इस कालखंड में सब कुछ था, तापमान था, अनंत मात्रा में ऊर्जा थी, बट प्रकाश नहीं था, प्रकाश की अनुपस्थिति थी। प्रकाश की क्या थी यहां पर? अनुपस्थिति थी मित्रों। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ही इस आरंभिक टाइम पीरियड को डार्क पीरियड कहा जाता है या डार्क टाइम कहा जाता है। फिर से आपको बताऊंगा, बिग बैंग के उपरांत एक बहुत बड़ा यहां पर गंभीर प्रश्न भी खड़ा किया जाता है कि आइंस्टीन का कहना था कि इस ब्रह्मांड में, आज के ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। आइंस्टीन का ऐसा कहना है। तो आप कहोगे कि सर आप ये कैसे कह सकते हो कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये कैसे कह सकते हो कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में या सेकेंड्स के हजारवें, लाखवें, करोड़वें, अरबवें हिस्से में हजारों लाइट ईयर दूर तक ब्रह्मांड का प्रसार हो चुका था। तो क्या आइंस्टीन का नियम गलत है? मैं कहूंगा मित्रों नहीं, यह भी गलत नहीं है, पर गलत वह भी नहीं था। आरंभ में जब विस्फोट हुआ, मैंने कहा उसमें कोई फिजिक्स का नियम लागू नहीं होता, और वह जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में अनंत दूरी तक विस्तृत ब्रह्मांड की आरंभिक रचना हुई थी, उसे बेसिकली हम प्लैंक टाइम के नाम से जानते हैं। किस टाइम के नाम से जानते हैं हम? प्लैंक टाइम कहते हैं। जब कुछ ही सेकंड्स में अंतरिक्ष का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड अरबों अरबों लाइट ईयर दूर तक विस्तृत हो गया। अब आइए यहां पर प्लैंक टाइम पीरियड के उपरांत इस कालखंड से इस काल अवधि में पदार्थों के तापमान की कमी की वजह से पदार्थों के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स निर्मित हुए, और तापमान की गिरावट से ही इतने वर्षों पर प्रथम इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जैसे तत्व आपस में मिले तो इनसे प्रथम जो परमाणु निर्मित हुआ वह हाइड्रोजन परमाणु था। ध्यान रखो मित्रों, कौन सा परमाणु था? हाइड्रोजन परमाणु था। उच्च तापमान की वजह से हाइड्रोजन परमाणुओं का ही आपस में संलयन शुरू हुआ, और इन्हीं हाइड्रोजन परमाणुओं के न्यूक्लियर फ्यूजन की दशा में आप सभी जानते हैं हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। और जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो इससे पहली बार क्या मुक्त हुई? पहली बार क्या अस्तित्व में आया? प्रकाश ऊर्जा अस्तित्व में आया। पहली बार मित्रों हाइड्रोजन के संलयन की क्रियाविधि से हमारे इस अनंत दूर तक विस्तृत ब्रह्मांड में प्रकाश ऊर्जा के केंद्रों का निर्माण होने लगा। प्रकाश ऊर्जा के केंद्रों का निर्माण होने लगा, अर्थात हमारा अदृश्य अंधकार भरा आरंभिक ब्रह्मांड इतने वर्षों के बाद, मीन्स 13.7 अरब वर्ष पूर्व से अगर आप देखें तो इसके बाद के 3,80,000 वर्षों तक अंधकार भरा था, लेकिन पहली बार यहां पर प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति की वजह से हमारा ब्रह्मांड जगमगा चुका। अब ब्रह्मांड जगमगाने लगा, और जगमगाते ब्रह्मांड में ये जो नाभिकीय संलयन के केंद्र थे, इन्हीं संलयन के केंद्रों ने किसका निर्माण किया मित्रों?
तारों का निर्माण किया, क्योंकि तारा क्या है? तारा नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के संलयन का पुंज मात्र है। तो तारों का निर्माण हुआ। इन्हीं तारों ने आपस में समूह बनाकर आकाश गंगाओं का निर्माण किया। ध्यान से, तारों ने क्या बनाया? समूह बनाकर आकाश गंगाओं का निर्माण किया। तारों के पास उपस्थित आद्य ब्रह्मांड का जो पदार्थ था, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जलवाष्प वायुमंडल में अदृश्य है, वायुमंडल में अभी भी जलवाष्प चारों तरफ उपस्थित है पर दिखाई नहीं दे रही है। यह अदृश्य जलवाष्प जैसे ही कंडेंस होती है, जल का रूप धारण करती है, जल और अधिक ठंडा होने पर ठोस हिम का रूप धारण करता है। उसी तरह से इन तारों के पास उपस्थित पदार्थ धीरे धीरे घनीभूत होता गया, कंडेंस होता गया, तापमान की गिरावट के साथ संघनित होता गया और इन्हीं पदार्थों के संघनन से ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, उल्कापिंडों का निर्माण हुआ, धूमकेतुओं का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात तमाम आकाशीय पिंड बने। इन्हीं आकाशीय पिंडों में लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हमारी गैलेक्सी, जिसे हम लोग मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। सूरज अस्तित्व में आता है और उसी सूर्य के साथ लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी अस्तित्ववान होती है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के उत्पत्ति के साथ हमारे पृथ्वी के उत्पत्ति की भी कहानी जुड़ी है। इसीलिए पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति की चर्चा भूगोल विषय में करते हैं मित्रों। तो ये थी कहानी ब्रह्मांड के उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी के रूप में। इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर कई चित्र लिए हैं, कई इमेजेस लिए हैं कि शुरू में किस प्रकार से यह पदार्थ जब आपस में तापमान की गिरावट की वजह से संयुक्त हो रहा, तो इस संयुक्त होने के क्रम में किस प्रकार यह किस दशा में आया, प्लाज्मेटिक दशा में कैसे आया, यह किस तरह दिखता था। यहाँ पर देखिए, ये बिग बैंग की बात करता है। बिग बैंग के उपरांत कैसे डार्क एज था आरंभ में, ये डार्क एज के बाद कैसे एकदम फर्स्ट लाइट हमारे अंतरिक्ष में आती है। उस लाइट के बाद देखो यहाँ पर तारेतंत्र निर्माण होते हैं। ये तमाम गैलेक्सीज है मित्रों, ये तमाम निहारिकाएं हैं, यहाँ बिखरी हुई तमाम मित्रों निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। इन तमाम आकाश गंगाओं में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसे हम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। और उसी मिल्की वे के लाखों करोड़ों अरबों तारों में से एक तारा हमारा सूर्य है। और उस सूर्य तंत्र में 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। इसकी बात इन चित्रों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। तमाम प्रकार के मित्रों चित्र हैं जिनमें ये केबल एवं केबल टाइम के साथ सब चीजें समझाने का प्रयास किया गया है कि सपोज यहाँ पर बिग बैंग की बात आती है, तो बिग बैंग के उपरांत समय के साथ साथ किस प्रकार से आकाशीय पिंडों का निर्माण होता गया और तब से लेकर आज तक की बात हम किस प्रकार से यहाँ देखेंगे, इसकी चर्चा इसमें भी की गई है कि यहाँ पर हुई। फिर यहाँ अगर हम टुडे की बात करें, आज की बात करें, तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज का भी निरंतर प्रसार हो रहा है। प्रसार होती हुई गैलेक्सीज के मध्य में नई नई गैलेक्सीज निर्मित हो रही हैं। कुछ इस प्रकार से बात कर रहा है यह ग्राफ भी। ये बिग बैंग का चित्र है, विशुद्ध रूप से बिग बैंग, ऐसा नहीं कि उसकी फोटो ली गई है, समझ रहे हैं कि नहीं। बिग बैंग का चित्र मतलब एक मानसिक चित्र है कि ये एक बिग बैंग है। बिग बैंग में यहां आप लिख सकते हैं कि ये सिंगुलैरिटी को प्रतिबिंबित कर रहा है, ये सिंगुलैरिटी को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये सिंगुलैरिटी का जब महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट को ही हम क्या कह सकते हैं, सिंगुलैरिटी में बिग बैंग कह सकते हैं। सिंगुलैरिटी के महाविस्फोट के उपरांत पदार्थ अंतरिक्ष में फैले और उन्हीं फैले हुए अंतरिक्ष के पदार्थों से ये आपकी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज का निर्माण हो रहा है। ये चित्र भी इस बात को कह रहा है। चित्रों के माध्यम से जब आप बातों को देखते हैं तो आपके अंदर एक पिक्टोरल चित्र उभर कर आता है, इसलिए भी दिखाया जाता है। बट रही बात जहां तक यूपीएससी में, तो यूपीएससी में मित्रों सारे के सारे काम आपको स्वयं अपने पेन के माध्यम से करने होंगे। अगर केवल चित्र देखकर आप काम चलाने की कोशिश करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं मित्रों आप काफी नुकसान में रहोगे।
आज मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो 10 दिन बाद आएगी, महीने बाद आएगी, या एग्जाम देते समय याद आएगी, बट याद जरूर आएगी। आज जितना अधिक से अधिक बात पेन डाउन करेंगे ना, उतना आपको सर्वोत्तम लाभ होने जा रहा है। ओके, तो चलो अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखना शुरू करें। तो सभी के सभी आइए लिखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में आप हेडिंग दीजिए बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। अब सारी बातें आपको लिखनी है। महाविस्फोट सिद्धांत लिखिए डैश देकर, हेडिंग देंगे पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। सबसे पहला आप पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, बैकग्राउंड पर लिखिए 1920 में 1920 में लिखने में कोताही नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 1920 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व करने के लिए प्रेक्षण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। टेलीस्कोप के माध्यम से यह ऑब्जर्व किया, अर्थात प्रेक्षण किया कि यह प्रेक्षण किया कि विभिन्न आकाशीय पिंड, विभिन्न आकाशीय पिंड समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अर्थात दो आकाश गंगाओं आदि के मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है, पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए डॉपलर के सिद्धांत, के माध्यम से भी यह प्रमाणित हुआ कि डॉपलर का सिद्धांत क्या है? रेड शिफ्ट थ्योरी है ना। के माध्यम से भी यह प्रमाणित हुआ कि दो चमकते हुए तारे समय के साथ, अब रेडिस के लिए मैं लालिमा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समय के साथ लालिमा की ओर, रेडिसनेस लालिमा की ओर जा रहे हैं, अर्थात इनके मध्य की दूरी बढ़ रही है, पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखेंगे थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी। ये बहुत जरूरी है मित्रों, ये सारे नाम एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं अलग अलग जगहों पर। थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी ने लगातार विस्तृत हो रहे
अंतरिक्ष, लगातार विस्तृत हो रहे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष, ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक नए खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, कुछ भी, एक नए खगोलीय पिंड या आकाश गंगाओं के उत्पत्ति की बात कही है, उत्पत्ति की बात कही है, जिसका समर्थन, बहुत बड़ा नाम है, फ्रेडरिक हॉयल महोदय द्वारा, फ्रेडरिक हॉयल, HYOAL, फ्रेडरिक हॉयल महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने समर्थन कर दिया, बात बहुत अलग दिशा में पहुंच गई थी उस समय पर, फ्रेडरिक हॉयल द्वारा की गई थी। इन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी का, जो कि थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी द्वारा दी गई थी, इसका समर्थन कर दिया मित्रों, कि नहीं, सच में ऐसा है कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, दो तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, और बढ़ी हुई दूरी के मध्य एक नया तारा जन्म ले रहा है, एक नई आकाश गंगा जन्म ले रही है। इस प्रकार से इन्होंने ये बात समर्थन कर दिया। तो अब आपने ये पूरी पृष्ठभूमि लिख दी कि 1950-60 के दशक तक ऐसी तमाम बातें अस्तित्व में आ चुकी थी। अब पैरा चेंज करिए, फिर लिखिए, पृष्ठभूमि के बाद सिद्धांत लिखिए आप। अब सिद्धांत में आइए, लिखें, ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत, जॉर्ज लैमिट्रे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जॉर्ज लैमिट्रे द्वारा प्रस्तुत किया गया बिग बैंग थ्योरी है। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो महाविस्फोट सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। पूर्ण विराम लगाकर इसी पैराग्राफ में लिखेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी तो मेरे साथ ही आपको करनी होगी ना, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए। एक पैराग्राफ में अधिकतम कितने शब्द हो सकते हैं, तो कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं। एक पैराग्राफ लिखा गया तो पैराग्राफ कब चेंज होना चाहिए, इस सब का भी अपना एक महत्व है। और मित्रों, यही सारा प्रेजेंटेशन का खेल है। हर एक टीचर आपको एक ही बात बताता होगा कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग अपने आप में एक उत्तम उत्कृष्ट प्रेजेंटेशन का खेल होता है। तो प्रेजेंटेशन यही है कि कौन सा पैराग्राफ कब लिखा जाए, पहला पैराग्राफ क्या होगा तो लास्ट पैराग्राफ क्या होगा, प्रत्येक पैराग्राफ में कितनी बातें लिखी जाएं, ये सारी बातें आपके प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती हैं। तो लिखेंगे, इसी पैराग्राफ में अभी लिखेंगे कि लिखें, जॉर्ज लैमिट्रे के अनुसार आज के ब्रह्मांड का, आज का जो ब्रह्मांड है, आज के ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ तथा ऊर्जा लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एकल मतलब सिंगुलर, एकल अत्यधिक सघन बिंदु में समाहित था। एकल अत्यधिक सघन बिंदु में समाहित था, बिंदु मतलब पॉइंट, बिंदु में समाहित था, जिसे
जिसे सिंगुलैरिटी, हिंदी में तो इसे विलक्षणता का बिंदु कहते हैं, बट आपको ये बिंदु नहीं याद करना है, सिंगुलैरिटी ही याद करना है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। ये एकल बिंदु हो गया, सिंगुलैरिटी कहा जाता था। पूर्ण विराम। अब सिंगुलैरिटी की विशेषता बताने अगले पैराग्राफ में। लिखो सिंगुलैरिटी सर्वोच्च घनत्व, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे बात, सिंगुलैरिटी सर्वोच्च घनत्व, सर्वोच्च तापमान, सर्वोच्च तापमान, कॉमा लगाते हुए, तथा सर्वाधिक सर्वाधिक आकर्षण शक्ति से युक्त, सर्वाधिक आकर्षण शक्ति से युक्त आया। चेंज करते हुए अंतिम पैरा लिखते हैं आज की कक्षा का। प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से जगमगा उठा, पूर्ण विराम लगाइए और फिर लिखिए तारों, कॉमा लगा दे, आकाश गंगाओं। अब ये तारा क्या है, आकाश गंगा क्या है, अगली कक्षा में बताएंगे। तारों, आकाश गंगाओं, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई, की उत्पत्ति हुई, कॉमा लगा दें आप, तारा आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें से शब्द काटे, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड में व्याप्त लगभग 2 ट्रिलियन, 2 खरब आकाश गंगाओं में से, ब्रह्मांड में व्याप्त 2 खरब 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं में से एक है। ये लिखने की भाषा का तरीका देखो यहां पर, एक है हमारी आकाश गंगा, एक है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी को अंडरलाइन करना है, एक है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब इसको मिल्की वे भी कहते हैं, हम कल की कक्षा में लिखाएंगे, बट मंदाकिनी जिसके अरबों तारा तंत्रों में से, जिसके अरबों तारा तंत्रों में से, अरबों तारा तंत्रों में से एक है, एक है हमारा सूर्य, सूर्य एवं सौर तंत्र, सौर तंत्र, पूर्ण विराम लगाइए, जिसमें से एक है सूर्य एवं सौर तंत्र, पूर्ण विराम लगाइए, जिसका एक अंग है, सौर तंत्र का एक अंग है ग्रह के रूप में, ग्रह के रूप में हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी भी अस्तित्व में आ गई। अब पैरा चेंज करते हुए लिखो, ग्रह के रूप में हमारी पृथ्वी, पैरा चेंज करते हुए लिखिए, पैरा चेंज करते हुए लिखिए कि इस प्रकार से, इस प्रकार से ब्रह्मांड के उत्पत्ति की व्याख्या के क्रम में, अंतिम लाइन, ब्रह्मांड के उत्पत्ति की व्याख्या के क्रम में, पृथ्वी के उत्पत्ति की व्याख्या भी, पृथ्वी के उत्पत्ति की व्याख्या भी हो जाती है, हो जाती है। पूर्ण विराम। सिद्धांत समाप्त हुआ मित्रों।
समय की भी समाप्ति हो चुकी है। आलोचना एवं समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाण संभव आज नहीं है पढ़ा पाना। कल की क्लास जब आरंभ करेंगे तो एक बार इसको समरी के रूप में फिर से आपको समझा देंगे, और आफ्टर दैट इसकी आलोचना और नवीनतम प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए हम गैलेक्सी सिस्टम में, स्टार सिस्टम में, सोलर सिस्टम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे पृथ्वी तक 2-4 दिनों की कक्षाओं में आ जाएंगे। और आफ्टर दैट जैसे पृथ्वी शुरू होगा तो रियल सेंस में कोर ऑफ ज्योग्राफी का सेक्शन आरंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना संक्षिप्त चर्चा संभव थी भूगोल विषय के अंतर्गत, वो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कुछ शायद बीच में टेक्निकल इश्यूज आया था, वो क्या था वो क्लास से निकलने के बाद ही मुझे पता चलेगा। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको क्षति हुई होगी, आपको नुकसान हुआ होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो उसे फिर से मैं कल सॉल्व कर दूंगा क्लास में, ठीक है ना? क्योंकि आज हमें पता चल जाएगा। पर आज की इस कक्षा को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह ठीक 10:30 बजे।